रशिया ने जब यूक्रेन पर हमला किया था तो रशियन ट्रूप्स की मूवमेंट से ऐसा लग रहा था कि शायद रशिया कीव पर कब्जा करके वहां की हुकूमत को हटा देगा और फिर अपनी मर्जी की प्रो रशियन पपेट गवर्नमेंट को इंस्टॉल करके वापस चला जाएगा और इस तरह ये जंग हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाएगी। मगर 5 महीने गुजरने के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी है कि रशिया को कीव के आसपास कोई भी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई और रशिया भी इस सारे इलाके से अपनी फौज निकाल चुका है। मगर रशिया ने यहाँ से वापस जाते हुए 1300 आम शहरियों को कत्ल कर दिया, जिसे अब बुचा मैसेकर कहा जाता है, और पूरी दुनिया ने इस कत्लेआम की शदीद मजम्मत की। अब रशिया का सारा फोकस ईस्टर्न यूक्रेन पर है और याद दहानी के लिए बताता चलूं कि ईस्टर्न यूक्रेन वो इलाका है जहां पहले भी मैक्सिमम लोग ना सिर्फ प्रो रशियन सेंटीमेंट रखते थे बल्कि ईस्टर्न यूक्रेन को अलग करके रशिया का हिस्सा भी बनाना चाहते थे। इस जंग से पहले भी लुहांस्क और डोनेट्स्क 2 ऐसे रीजन थे जहां पर प्रैक्टिकली यूक्रेन का कोई कंट्रोल नहीं था और रशिया ने अभी तक जितनी भी फौजी कामयाबियां हासिल की हैं वो इसी रीजन के आसपास हासिल की हैं। स्टालिन ने कहा था आर्टिलरी इज द गॉड ऑफ वॉर और प्यूटन ने यह सबक बिल्कुल भी भूला नहीं है। रशियन फौज ने बड़ी तादाद में अपनी आर्टिलरी को बड़ा इफेक्टिवली यूज किया है जिससे यूक्रेन का अच्छा खासा नुकसान भी हुआ है। इनफैक्ट रशिया ने चेचनिया, जॉर्जिया और सीरिया में भी अपनी आर्टिलरी को यूज करते हुए काफी कामयाबियां हासिल की थी और इस जंग में भी रशिया ने अपनी आर्टिलरी के जरिए ही मारियोपोल जैसे शहर पर इतने बम बरसाए हैं कि अब वो खंडर बन चुका है और अब ऐसे दिखता है जैसे शाम का कोई शहर हो। आर्टिलरी में क्योंकि एक्यूरेसी बहुत कम होती है इसलिए इसकी वजह से आम शहरियों की भी बड़ी तादाद में हलाकतें होती हैं। अमेरिका ने रशियन आर्टिलरी का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को अपना हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हाइमार्स दे दिया है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि अब यूक्रेन भी रशिया को टफ टाइम दे पाएगा। बट लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या होता है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने वेस्ट से मिलने वाले एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल्स को यूज करते हुए बड़ी तादाद में रशियन टैंक्स को तबाह कर दिया है। यूक्रेन के मुताबिक यूक्रेन अब तक रशिया के 680 टैंक्स तबाह कर चुका है, लेकिन अगर हम वेस्टर्न डिफेंस एनालिस्ट की बात करें तो यूक्रेन अब तक तकरीबन 450 के करीब रशियन टैंक्स को तबाह कर चुका है, जो कि फिर भी एक बहुत बड़ा नंबर है। यूक्रेन ने अब तक रशिया के जितने भी टैंक्स तबाह किए हैं वो जेवलिन मिसाइल्स को यूज करते हुए किए हैं। जेवलिन मिसाइल स्ट्रिंगर मिसाइल की तरह का ही एक हथियार है जो फाइटर जेट्स को तबाह करने के बजाय टैंक्स को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यूक्रेन ने ये हथियार अभी तक बड़ा इफेक्टिवली यूज किया है। अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो रशिया ने अभी तक अपनी एयरफोर्स को उतना इफेक्टिवली यूज नहीं किया, जिसकी वजह से वेस्ट के सारे डिफेंस एनालिस्ट परेशान कर रहे हैं। मगर अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं कि रशिया ने अपनी एयरफोर्स को अभी तक उतना इफेक्टिवली यूज क्यों नहीं किया, रशिया का एक्चुअल प्लान क्या है और प्यूटन के दिमाग में असल में चल क्या रहा है, तो फिर आपको हकीकत टीवी देखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी अंदर की खबरें भाई हमारे पास नहीं आती। जोक्स अपार्ट, इसकी एक वजह तो ये थी कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला करने से कई हफ्ते पहले ही अपनी फौज को यूक्रेन के बॉर्डर पर मूव कर दिया था, जिससे एलिमेंट ऑफ सरप्राइज खत्म हो गया था और यूक्रेन को भी अंदाजा हो गया था कि अब उन पर हमला होने वाला है। इसीलिए यूक्रेन के पास जैसा भी एयर डिफेंस सिस्टम था उसने उसको गाड़ियों पर इंस्टॉल करके पूरे मुल्क की अहम लोकेशंस पर फैला दिया था। यूक्रेन के पास S-300 मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है जो S-400 का पुराना वर्जन है और ये सिस्टम बड़ा इफेक्टिवली काम करता है। इसके अलावा यूक्रेन के पास अब स्ट्रिंगर मिसाइल भी आ चुके हैं और इस वजह से यूक्रेन के लिए रशियन जेट्स को गिराना और भी आसान हो चुका है और यूक्रेन के मुताबिक वो अब तक तकरीबन 200 रशियन जेट्स को गिरा भी चुका है। अफगान वार के दौरान भी अमेरिका ने मुजाहिदीन को बड़ी तादाद में स्ट्रिंगर मिसाइल दिए थे, जिसकी वजह से सोवियत रूस को अफगानिस्तान में शिकस्त का सामना करना पड़ा था और अब भी अमेरिका जहाज बार बार के स्टिंगर और जेवलिन मिसाइल यूक्रेन भेज रहा है और लेट्स सी कि यूक्रेन जंग में इसका नतीजा क्या निकलता है। रशिया जैसी बड़ी फौज अगर यूक्रेन में अभी तक कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह एयरफोर्स का गायब होना है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है और अमेरिकन भी ऐसे ही करते थे कि जब ग्राउंड ट्रूप्स मूव करते हैं तो एयरफोर्स उनको ऊपर से कवर देती है। एयरफोर्स आगे से रास्ता साफ करती चली जाती है और ग्राउंड ट्रूप्स पीछे मूव करते जाते हैं। मगर चूंकि रशियन एयरफोर्स ने अभी तक यूक्रेन में एयर डोमिनेंस हासिल नहीं की, इसीलिए जो रशिया के ग्राउंड ट्रूप्स हैं उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इनफैक्ट रशिया का भारी जानी नुकसान भी हो रहा है। रशिया को जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है वो ये है कि नेटो कमजोर होने के बजाय मजीद मजबूत होती जा रही है, क्योंकि इस जंग से पहले नेटो के 30 मेंबर थे और अब 32 होने वाले हैं, क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन ने भी नेटो को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। 2019 में फ्रेंच प्रेसिडेंट ने नेटो को एक ब्रेन डेड ऑर्गेनाइजेशन कह दिया था, जिसका मतलब ये था कि यूरोप ये समझता था कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद नेटो को बनाने का मकसद पूरा हो चुका है और अब यूरोप को रशिया से कोई खतरा नहीं है, इसलिए अब नेटो को कायम रखने का कोई फायदा भी नहीं रहा। मगर प्यूटन ने यूक्रेन पर हमला करके ना सिर्फ फ्रेंच प्रेसिडेंट को गलत साबित किया है, बल्कि नेटो में एक नई रूह भी फूंक दी है।
कोल्ड वार के दौरान फिनलैंड ने रशिया से एग्रीमेंट कर लिया था कि फिनलैंड रशिया के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा और बदले में रशिया फिनलैंड पर हमला नहीं करेगा। और यूं पूरी कोल्ड वार के दौरान और उसके बाद भी फिनलैंड न्यूट्रल था। मगर अब नहीं। फिनलैंड को यह खतरा है कि जिस तरह रशिया ने एकदम से यूक्रेन पर हमला कर दिया है, वो ऐसा हमला फिनलैंड पर भी कर सकता है। और इसी खौफ की वजह से फिनलैंड ने भी नेटो को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। फिनलैंड अगर नेटो को ज्वाइन करता है तो ये रशिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है। अगर आप मैप पे देखें तो फिनलैंड का 1340 किलोमीटर बॉर्डर रशिया के साथ लगता है और रशिया के इस इलाके में रशिया के न्यूक्लियर हथियार और मिसाइल्स पड़े हुए हैं। सो अगर फिनलैंड नेटो का हिस्सा बनता है तो ये रशिया के इस हिस्से के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक ही रोड आती है जो रशिया के इस हिस्से को बाकी रशिया से कनेक्ट करती है और ऊपर से ये सारा एरिया है भी जंगल। सो अगर कभी जंग हुई तो नेटो फोर्सेस के लिए रशिया के इस इलाके की सप्लाई लाइन काटना बहुत ईजी हो जाएगा। अगर हम स्वीडन की बात करें तो स्वीडन वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 और कोल्ड वार के दौरान भी न्यूट्रल था और उसने कोई भी साइड चूज नहीं की थी। मगर अब स्वीडन ने भी नेटो को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। अगर आप मैप को जूम करके देखें तो स्वीडन का ये गोटलैंड आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है जो बाल्टिक सी में वाक़ है, क्योंकि रशिया की यूरोप के साथ सारी ट्रेड इसी रास्ते से होती है, क्योंकि इस वाले सी में सारा साल बर्फ जमी रहती है। सो अगर स्वीडन नेटो को ज्वाइन करता है तो इस आइलैंड पर भी नेटो का कंट्रोल हो जाएगा और बाल्टिक सी नेटो लेक में कन्वर्ट हो जाएगा। नेटो फोर्सेस जंग के दौरान इसी आइलैंड को यूज करते हुए रशिया पर ब्लॉकेड लगा सकती है और रशियन सबमरीन्स को भी बआसानी ट्रैक कर सकती है। प्यूटन ने फिलहाल स्वीडन और फिनलैंड के इस फैसले पर ज्यादा गुस्सा नहीं दिखाया, मगर इतना जरूर कहा है कि अगर नेटो फोर्सेस फिनलैंड या स्वीडन में आई तो रशिया रिटेलिएट करेगा। यूक्रेन जंग से पहले नेटो में मौजूद यूरोपियन कंट्रीज अपना मिलिट्री बजट नहीं बढ़ा रहे थे और अमेरिका ने बार बार कह रहा था कि एटलीस्ट अपनी जीडीपी का 2% अपने डिफेंस पर खर्च करो, मगर अमेरिका की कोई बात नहीं सुनता था। जब से प्यूटन ने यूक्रेन पर हमला किया है तभी से ही नेटो में मौजूद यूरोपियन कंट्रीज ने अपने डिफेंस बजट में इजाफा करना शुरू कर दिया है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है जर्मनी, जिसने अपने डिफेंस को मॉडर्नाइज करने के लिए $100 बिलियन का फंड एलोकेट किया है। सो हम इन सारी बातों से कंक्लूड कर सकते हैं कि यूक्रेन पर रशिया के हमले के बाद ना सिर्फ नेटो दोबारा जिंदा हो गई है, बल्कि पहले से ज्यादा ताकतवर भी हो रही है। यूक्रेन जंग फिलहाल डिसाइसिव होती नजर नहीं आती और लग ऐसे रहा है कि ये जंग लंबे अरसे तक चलेगी, मगर अगर ये जंग खत्म हो भी जाए तो रशिया और नेटो में शुरू होने वाली ये नई कोल्ड वार लंबे अरसे तक चलेगी।